है। टारगेट को सपनों की दुनिया में ले आते हैं और वो अपने आइडियाज को इसमें भर देता है। अगर आज आप इस वीडियो पर क्लिक करके आए हो तो शायद आप समझ चुके हो कि ये कोई मामूली टॉप 10 लिस्ट नहीं है। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये एक मिशन है। एक मिशन जिसमें मैं मौर्य फ्लिक्स की तरफ से आपको वो कंटेंट दिखाने वाला हूँ जो आपकी जिंदगी में कुछ तो बदल देगा। हाँ, मैं कोई बड़े बड़े वादे नहीं कर रहा, लेकिन जो 10 कंटेंट आज आप देखने जा रहे हो वो न सिर्फ आपके दिमाग में बल्कि दिल में भी कुछ छाप छोड़ेंगे। और भाई, मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ। जो चीजें इस लिस्ट में हैं, वो मैंने खुद देखी हैं, महसूस की हैं, उनके हर फ्रेम में जिया हूँ। और हाँ, इस बार जो रैंकिंग है ना, वो मेरी पूरी आत्मा, पूरी रातों की नींद उड़ाकर बनाई गई है। तो कोई भी भावनाओं में बहकर भड़कने की गलती मत करना। तो चलिए शुरू करते हैं ये महायात्रा मरने से पहले देखने वाले 10 सबसे बेस्ट कंटेंट की। जो भी देखा है वो लिख दूंगा, जो नहीं देखा उसके बारे में बात भी नहीं करूंगा, क्योंकि भाई जब तक दिल से न जुड़ो तब तक उसका मतलब ही क्या। और ध्यान से सुनना, क्योंकि बीच बीच में कुछ सीक्रेट रेकमेंडेशन भी ड्रॉप करूंगा जो टॉप 10 के बाहर है, लेकिन उनकी फीलिंग्स टॉप क्लास है। नंबर 10, एलिस इन बॉर्डरलैंड माइंड ब्लोइंग वेब सीरीज। कभी सोचा है कि अगर आप अचानक एक ऐसी दुनिया में पहुंच जाए जहां ना लोग हो, ना कानून, सिर्फ एक नियम हो, जीतोगे तो जियोगे, हारोगे तो मरोगे, तो आप क्या करोगे? वेलकम टू एलिस इन बॉर्डरलैंड। टोक्यो की भीड़ भाड़ भरी सड़कों से शुरू होती है ये कहानी, जहां हमारा लीड कैरेक्टर है आरिसु, एक बेरोजगार गीक लड़का जो दिन भर वीडियो गेम्स खेलता है और लाइफ में कोई खास मकसद नहीं बचा। वो अपने 2 दोस्तों के साथ मस्ती करते करते एक टॉयलेट में छुपता है और जब बाहर आता है दुनिया पूरी तरह खाली हो चुकी होती है। आरिसु अब एक नई दुनिया में है, बॉर्डरलैंड। यहाँ हर इंसान को गेम खेलना पड़ता है। जिंदा रहने के लिए हर गेम के कार्ड्स होते हैं, क्लब्स टीम वर्क, हार्ट्स फॉर भावनात्मक टॉर्चर, स्पेड्स उस शारीरिक ताकत, डायमंड्स दिमागी चालें। हर कार्ड का लेवल जितना बड़ा, खेल उतना खतरनाक। पहले ही गेम में जो उन्हें सीधा मौत के दरवाजे पर खड़ा कर देता है, वहाँ आरिसु को एक चीज समझ आती है, यहाँ कोई नहीं आएगा बचाने, यहाँ सिर्फ एक ही ऑप्शन है, सर्वाइव। फिर कहानी में आती है उसकी एक क्लाइंबर लड़की जो अकेली है मगर अंदर से स्टील जैसी मजबूत। आरिसु और उजगी का बॉन्ड इस सीरीज का इमोशनल कोर है। इन दोनों का साथ इनकी लड़ाई को दिल से जोड़ता है। हर गेम के बाद कोई न कोई मरता है, कुछ ऐसे लोग जिनसे आप जुड़ चुके होते हो, और फिर आपके दिल में एक ही सवाल गूंजता है, ये सब क्यों हो रहा है? सीजन 2 में स्टेक्स और भी बढ़ जाते हैं। अब गेम मास्टर्स सामने आते हैं, जैसे किंग ऑफ स्पेड्स जो सिर्फ मारता है। नॉन स्टॉप एक्शन और थ्रिलर का ऐसा डोज मिलता है कि आप एक पल को पॉज नहीं कर पाते। एलिस इन बॉर्डरलैंड सिर्फ सर्वाइवल गेम्स की सीरीज नहीं है, ये इंसान के मनोविज्ञान को खोल कर रख देती है। आप सोचते हो अगर आप होते इस गेम में तो आप क्या करते? दोस्ती निभाते, धोखा देते या खुद को मार लेते? इसका सिनेमैटोग्राफी, VFX, हर गेम की सेटिंग बिल्कुल टॉप नॉच है। कुछ सीन्स तो ऐसे हैं कि आप नेटफ्लिक्स को थैंक यू बोलोगे कि डब करके दिया। सीजन 2 का क्लाइमैक्स ऐसा है कि हर थ्योरी उलझ जाती है, और जब कार्ड्स खत्म होते हैं तब भी सवाल खत्म नहीं होते। तो अब बताओ, क्या तुम बॉर्डरलैंड में सर्वाइव कर सकते हो? अगर तुम्हें कोई एक कार्ड चुनना हो तो तुम क्या चुनोगे? हार्ट्स, स्पेड्स, क्लब्स या डायमंड्स? नीचे कमेंट में जरूर बताओ। और मौर्य फ्लिक्स को सब्सक्राइब करो, जहाँ गेम शुरू होते हैं स्क्रीन पे नहीं, दिमाग में। साइफाई थ्रिलर, साइकोलॉजिकल सर्वाइवल। IMDb रेटिंग 7.6, अवेलेबल ऑन नेटफ्लिक्स इन हिंदी डब्ड। नंबर 9, द बॉयज। कमाल की वेब सीरीज। क्या होता है जब सुपर हीरो हीरो नहीं होते बल्कि वो किराए के गुंडे बन जाए, और जब वो सुपर हीरो दुनिया पर राज करने लगे तो उन्हें रोकने कौन आएगा? द बॉयज बिल्कुल उल्टा शो, जहाँ विलन्स केप पहनते हैं और हीरोज गालियां देते हैं। द बॉयज की दुनिया में सुपर हीरो बस सुपर नहीं है, वो ब्रांड है, कॉर्पोरेट प्रोडक्ट, PR स्टंट, और असलियत में वो भयानक जानवर। इनके पीछे है एक कंपनी वॉट इंटरनेशनल जो इनकी छवि बेचती है, सच्चाई छुपाती है। और फिर आता है ह्यूगी, एक आम लड़का जिसकी गर्लफ्रेंड को एक सुपर हीरो कुचल कर निकल जाता है, बिल्कुल ऐसे जैसे आपकी परवाह ही न हो। यहीं से शुरू होती है बदले की कहानी। ह्यूगी की जिंदगी बदलती है जब वो मिलता है बिली बुचर से, एक ऐसा बंदा जो सुपर हीरो से नफरत करता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने उससे सब कुछ छीन लिया। बुचर की वॉइस, स्टाइल और वो डायलॉग्स, भाई
हर एंग्री मिडिल क्लास आदमी का ड्रीम वर्जन है। और अब बात करते हैं होमलैंडर की, एक ऐसा कैरेक्टर जो सुपरमैन जैसा दिखता है लेकिन अंदर से पागल और पावर हंग्री है। आई कैन डू वॉट एवर आई वॉन्ट, बस यही लाइन काफी है समझाने के लिए कि वो किसी का सगा नहीं है। द बॉयज मजाक नहीं करता, यहाँ सर उड़ते हैं, खून बहता है और सच सामने आता है। ये शो सवाल उठाता है, क्या हम बस ब्रांड्स के पीछे भाग रहे हैं? क्या ताकत के बिना सच्चाई की कोई कीमत नहीं? द बॉयज एक सुपर हीरो शो नहीं, ये हमारी सोसाइटी का आईना है, जहाँ ताकतवर सिर्फ कैमरे के सामने अच्छे दिखते हैं और कैमरे के पीछे कुछ भी कर सकते हैं। फ्रेंची, किमिको, मदर्स मिल्क, हर एक का पास्ट कड़वा है पर टीम की लॉयल्टी गहरी है। एंड दैट्स व्हाट मेक्स द बॉयज एक बाडास फैमिली। हर सीजन क्रेजी से क्रेजियर होता जाता है, नया विलन, नई राजनीति और होमलैंडर की नई हरकतें। सीजन 4 में तो एक सीन देखकर आप कहोगे, भाई ये OTT पे अलाउड है क्या? द बॉयज ने हमें ये सिखाया है, हीरो वही नहीं होता जो उड़ सकता है, हीरो वो होता है जो सच के लिए लड़ता है, भले ही उसके पास पावर ना हो। तो अब बताओ, क्या तुम टीम बुचर हो या टीम होमलैंडर? क्या अगर तुम्हें V24 टेम्पररी सुपर पावर ड्रग मिले तो तुम किसके खिलाफ लड़ोगे? नीचे कमेंट करो और मौर्य फ्लिक्स को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ हाइप नहीं, हकीकत मिलती है। सुपर हीरो, डार्क कॉमेडी, एक्शन। IMDb रेटिंग 8.7, अवेलेबल ऑन Amazon प्राइम वीडियो इन हिंदी डब्ड। नंबर 7, स्क्विड गेम, कोरियन वेब सीरीज। पैसा सब कुछ नहीं होता, ये बात तब तक सही लगती है जब तक आपके घर की लाइट कटी ना हो, लेकिन जब जिंदगी में ऑप्शंस ही खत्म हो जाए तो इंसान कैसी कैसी हदें पार करता है। उसका जवाब है स्क्विड गेम। 2021 में आई इस कोरियन सीरीज ने दुनिया के टीवी रिकॉर्ड्स तोड़ डाले, नेटफ्लिक्स के इतिहास की सबसे ज्यादा देखी गई सीरीज। लेकिन सवाल ये नहीं कि कितनों ने देखा, सवाल ये है कितनों को समझ में आया। कुछ लोग जिनकी जिंदगी में न कोई पैसा है न उम्मीद, एक अनजान इंसान उन्हें एक गेम खेलने का ऑफर देता है, कहता है जीतोगे तो करोड़ों के मालिक, हारोगे तो बस वही ट्विस्ट है। ये गेम बच्चों वाले होते हैं, रेड लाइट ग्रीन लाइट, टग ऑफ वॉर, ग्लास ब्रिज। लेकिन हारने पर गेम ओवर नहीं होता, जिंदगी ओवर हो जाती है। जी आई हूँ, एक गरीब बाप जो अपनी बेटी से अलग हो गया है। साई बायोक, एक नॉर्थ कोरियन रेफ्यूजी जो अपने परिवार को बचाना चाहती है। अली, एक पाकिस्तानी मजदूर जो इंसानियत का चेहरा है। और सैंगूक, जो टॉप का स्टूडेंट था अब टॉप का धोखेबाज। हर कैरेक्टर के पास एक वजह है खेलने की, लेकिन सबके पास वक्त कम है। हर राउंड के साथ टेंशन, डर और भरोसा सब कुछ बदलता है। जो दोस्त होता है वो धोखा दे देता है और जो दुश्मन लगता है वो जिंदगी बचा लेता है। लेकिन भाई, स्क्विड गेम सिर्फ गेम्स नहीं है, ये सिस्टम पर सवाल उठाता है, पूछता है क्या अमीरों के लिए गरीबों की जान सिर्फ मनोरंजन है? उन मास्क पहने रिच लोग जो छुपकर मौत का मजा लेते हैं, वो हमसे अलग नहीं बल्कि हमारे बीच के ही लोग हैं। जब आपको लगता है कि अब सब खत्म हो गया, तभी शो एक ऐसा रिवील करता है जो सीधा आपके दिल और दिमाग को हिला देता है। सीजन 2 में हम देखते हैं जी आई हू की नई जर्नी। अब वो सिर्फ खिलाड़ी नहीं बल्कि खिलाड़ी बनाने वालों से भिड़ने वाला इंसान बन चुका है। और भाई, अब खेल और खतरनाक होने वाला है। अगर तुमने स्क्विड गेम सिर्फ ट्रेंड देखकर देखा था तो शायद तुमने सिर्फ मौतें देखी हो, लेकिन अगर ध्यान से देखा तो तुमने इंसानियत का सबसे काला चेहरा भी देखा होगा। इस शो का सबसे डरावना हिस्सा मौत नहीं है, बल्कि वो चुप्पी है जो हर एपिसोड में बचती है। वो खाली चेहरा, वो अब किसको मारेंगे वाली नॉर्मल हो चुकी उम्मीद। अब बताओ, क्या तुम भी वो रेड लाइट सुनते ही रुक जाते थे? क्या तुम्हें भी वो ग्लास ब्रिज वाला सीन आज तक याद है? और क्या जी आई हू ने सही किया या वो भी सिस्टम का हिस्सा बन गया? नीचे कमेंट करो और मौर्य फ्लिक्स को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ हम ट्रेंड नहीं ट्रुथ दिखाते हैं। साइकोलॉजिकल थ्रिलर, सर्वाइवल ड्रामा। IMDb रेटिंग 8, अवेलेबल ऑन नेटफ्लिक्स इन हिंदी डब्ड। नंबर 6, स्टाइन्स गेट, बेस्ट एनीम। टाइम ट्रैवल सुनते ही एक्साइटमेंट होती है ना, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है अगर किसी एक टेक्स्ट मैसेज से आपकी पूरी दुनिया बदल जाए तो? ये कोई साईफाई मूवी नहीं, ये है स्टाइन्स गेट। ये कोई ऐसा एनिमी नहीं जो पहली नजर में इम्प्रेस कर दे, ये धीरे धीरे आपको अपने अंदर खींचता है। और जब आप एक बार इसकी गहराई में उतर गए तो आप वही इंसान नहीं रह जाते। ओकाबे रिंतारो उर्फ होविन क्यामा
एक सेल्फ प्रोक्लेम्ड मैड साइंटिस्ट। हकीकत में वो एक कॉलेज स्टूडेंट है जो अपने दोस्तों के साथ टोक्यो में एक छोटा सा लैब चलाता है। एक दिन गलती से वो लोग एक माइक्रोवेव से टाइम ट्रैवल मशीन बना देते हैं। मतलब अब वो टेक्स्ट मैसेज को भूतकाल में भेज सकते हैं। सिर्फ एक मैसेज और अतीत बदल जाता है, जिसका असर आज और कल पर भी होता है। शुरू में सब कुछ मजेदार लगता है, पर जब आप वक्त से खेलने लगते हो तो वक्त आपसे खेलना शुरू कर देता है। स्टाइन्स गेट सिर्फ टाइम ट्रैवल की कहानी नहीं है, ये चॉइसेस, कॉन्सिक्वेंसेस और गिल्ट की कहानी है। जैसे जैसे एपिसोड्स बढ़ते हैं, हर एक निर्णय एक नई टाइमलाइन खोलता है और हर टाइमलाइन में छुपा होता है दर्द, एक ऐसा दर्द जो आपकी आत्मा तक पहुंचता है। कुरिसु मैकाइस एक ब्रिलियंट न्यूरोसाइंटिस्ट और शो की हार्ट। उसकी और ओकाबे की केमिस्ट्री धीमी, सच्ची और बहुत गहरी है। जब वो दोनों साथ होते हैं तो लगता है जैसे साइंस और इमोशन एक साथ चल रहे हों। और फिर आता है वो मोड़ जहां ओकाबे को फैसला लेना होता है, किसे बचाए और किसे खो दे। आई एम नॉट अ हीरो, आई एम मैड साइंटिस्ट एंड आई फेल्ड। ये लाइन आपको हिला कर रख देगी। स्टाइन्स गेट आपको पेशेंस सिखाता है, ये आपको हर चीज पर शक करना सिखाता है और सबसे ज्यादा ये आपको सिखाता है कि वक्त और रिश्तों की कीमत क्या होती है। एनिमेशन शानदार, वॉइस एक्टिंग टॉप क्लास, बैकग्राउंड म्यूजिक आत्मा तक पहुंचता है और वो एंडिंग, भाई उस एंडिंग के बाद कुछ देर खामोश बैठे रहोगे। तो अब बताओ, क्या तुमने भी ओकाबे की तरह कुछ खोया है जिसे वापस लाने का मन होता है? क्या तुम वक्त से खेल सकते हो अगर उसके बदले तुम्हें सब कुछ खोना पड़े? कमेंट में बताओ। और अगर मौर्य फ्लिक्स ने तुम्हारा टाइम बचाया या बदला हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि यहाँ टाइम पास नहीं, टाइम ट्रैवल होता है। साईफाई, साइकोलॉजिकल थ्रिलर, ड्रामा। IMDb रेटिंग 8.8। अवेलेबल ऑन नेटफ्लिक्स, म्यूज एशिया, यूट्यूब, क्रंचीरोल हिंदी सब डब। नंबर 5 फ्रॉम एक कमाल की वेब सीरीज। क्या कभी तुमने सोचा है कि तुम किसी ऐसे टाउन में फंस जाओ जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता ही ना हो और जहां रात होते ही कुछ चीजें तुम्हें खाने के लिए बाहर निकलती है? वेलकम टू को फ्रॉम सीरीज। फ्रॉम एक ऐसे टाउन की कहानी है जहां हर वो इंसान जो गलती से अंदर घुसता है वो वहीं का होकर रह जाता है। कोई रास्ता बाहर नहीं, कोई नेटवर्क नहीं, ना GPS, ना मैप, और हाँ, हर रात मौत का खतरा। इमेजिन करो, तुम गाड़ी में ट्रिप पे जा रहे हो और अचानक रास्ता रिपीट होने लगता है, एक ही मोड़ बार बार आता है और फिर तुम एक नए टाउन में फंस जाते हो। अब बात करते हैं इन चीजों की। हर रात कुछ क्रिएचर इंसानी शक्ल में दरवाजा खटखटाते हैं, बोलते हैं कैन यू लेट मी इन। इतनी शांत आवाज जैसे कोई तुम्हारा अपना हो। लेकिन अगर तुमने उन्हें अंदर आने दिया तो भाई तुम्हारे शरीर के हिस्से मिलेंगे अलग अलग कोनों में। टाउन के लोग हर रात टैलिस्मान सिंबल से खुद को बचाते हैं, लेकिन डर सिर्फ बाहर नहीं है, डर अंदर भी है। क्योंकि कौन है इन सबके पीछे? कैसे आई ये जगह? कौन है ये मॉन्स्टर्स? 3 सीजन गुजर चुके हैं पर जवाब अभी भी अधूरे हैं। भाई मैंने जब पहला एपिसोड देखा था ना तो लगा कोई एवरेज हॉरर शो होगा, बट ट्रस्ट मी, ये शो हुक्स यू लाइक हेल। रात के 2 बजे अकेले मैं नेक्स्ट एपिसोड पे क्लिक करता गया। शो का सबसे स्ट्रॉन्ग हिस्सा है इसके कैरेक्टर्स। हर कोई टूटा हुआ है, हर किसी के पास अपना दर्द है। कुछ लोग हार मान चुके हैं, कुछ लड़ रहे हैं, कुछ डर में जी रहे हैं और कुछ राज छुपा रहे हैं। फ्रॉम सिर्फ हॉरर नहीं है, ये एक पजल है। हर एपिसोड में एक क्लू मिलता है और हर जवाब के साथ 10 नए सवाल पैदा हो जाते हैं। तुम सोचते हो कि समझ आ गया, बट नहीं, यहाँ कुछ भी वैसा नहीं जैसा दिखता है। फ्रॉम ये पूछता है क्या डर सिर्फ बाहर होता है या फिर सबसे खतरनाक डर इंसान के अंदर होता है? 3 सीजन बाद भी ये शो अंडररेटेड है। क्यों? क्योंकि ये आसान नहीं है। ये शो आपके पेशेंस और अवेयरनेस दोनों की टेस्टिंग करता है। तो अब बताओ, क्या तुम भी फंसे रह सकते हो किसी ऐसे टाउन में जहाँ रात का मतलब मौत हो? क्या तुमने फ्रॉम देखा है और क्या तुम भी चाहते हो कि इसका सीजन 4 जल्द आए? नीचे कमेंट में बताओ और मौर्य फ्लिक्स को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि भाई हम सिर्फ डर नहीं दिखाते, हम डर को महसूस कराते हैं। हॉरर, साईफाई, मिस्ट्री, थ्रिलर। IMDb रेटिंग 7.7। अवेलेबल ऑन जियो सिनेमा इन हिंदी, MGM+, Amazon प्राइम वीडियो। नंबर 4 द डार्क नाइट ट्रायलॉजी मास्टरपीस मूवी है जिनमें शामिल है बैटमैन बिगिंस 2005, द डार्क नाइट 2008 और द डार्क नाइट राइजेस 2012।
डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन है। भाई, अगर तुम्हारे लिए सुपर हीरो फिल्म मतलब उड़ते हुए लोग, फनी जोक्स और फ्लैशी कलर है, तो डार्क नाइट ट्रायलॉजी तुम्हारे दिमाग को रीसेट कर देगी। क्योंकि ये सुपर हीरो सीरीज नहीं है, ये ह्यूमन स्ट्रगल की कहानी है। ब्रूस वेन एक अमीर लड़का जिसने बचपन में अपने माता पिता को गोली लगते देखा। उस दिन उसके बचपन की मौत हुई और जन्म हुआ बैटमैन का। लेकिन बैटमैन बनने का सफर आसान नहीं था। ये पावर या गॉड गिफ्ट की कहानी नहीं है, ये खुद को खो देने और फिर से खुद को बनाने की कहानी है। बैटमैन बिगिंस हमें दिखाता है कि कैसे एक इंसान अपने डर को अपना सबसे बड़ा हथियार बना सकता है। ब्रूस जाता है पहाड़ों में, ट्रेनिंग करता है लीग ऑफ शैडोज के साथ और सीखता है कि डर से कैसे लड़ा जाता है और कैसे एक मास्क सिर्फ छुपाने के लिए नहीं बल्कि इंस्पायर करने के लिए भी होता है। अब बात करते हैं उस फिल्म की जो सिर्फ डीसी ही नहीं, पूरे सिनेमा इतिहास की लेजेंड है, द डार्क नाइट, जिसने सुपर हीरो मूवीज को एक फिल्मी यूनिवर्स से बाहर निकाला और अंदर ले गया मानव मन के अंधेरे हिस्सों में। और फिर एंट्री होती है जोकर की। न कोई प्लान, न कोई लक्ष्य, बस केओस। वाई सो सीरियस? हीथ लेजर का जोकर इतना रियल, इतना खतरनाक कि हर बार देखने पर भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जोकर बैटमैन से कहता है, यू कंप्लीट मी, क्योंकि वो जानता है बैटमैन को जितनी जरूरत शहर को है उतनी ही जोकर को बैटमैन की है। ये फिल्म एक आसान सवाल पूछती है, क्या अच्छाई बनाए रखी जा सकती है? अगर तुम सिस्टम से लड़ रहे हो, बैटमैन को विलन बनना पड़ता है ताकि शहर का हीरो बचा रहे, बिकॉज ही इज द हीरो गॉथम डिजर्व्स बट नॉट द वन इट नीड्स राइट नाउ। और फिर आता है द डार्क नाइट राइजेस। ब्रूस वेन अब थक चुका है, उसकी हड्डियां जवाब दे चुकी हैं, लेकिन खतरा फिर से उठता है बेन के रूप में, एक ऐसा विलेन जो सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि आइडियोलॉजी से लड़ता है। यू मियरली अडॉप्टेड द डार्क, आई वॉज बॉर्न इन इट। बेन की सिर्फ एक पंच ब्रूस की रूह तोड़ देती है। बैटमैन हार जाता है लेकिन वापस उठता है। राइज, क्योंकि असली हीरो वो होता है जो हार के बाद भी उठे, जो बिना पहचान के भी दूसरों के लिए लड़े, जिसे कोई तालियां नहीं मिलती, कोई स्पॉटलाइट नहीं मिलती, फिर भी वो लड़ा करता है। भाई, द डार्क नाइट ट्रायलॉजी सुपर हीरो की फिल्म नहीं है, ये एक इंसान की सो लेवल जर्नी है। क्रिस्टोफर नोलन ने जो बना दिया वो आने वाले 50 साल तक कोई कॉपी नहीं कर पाएगा। डायलॉग्स इतने पावरफुल कि दिमाग में छप जाते हैं। हीरो कैन बी एनीवन, इवन मैन डूइंग समथिंग एज सिंपल एज पुटिंग अ कोट अराउंड यंग बॉयज शोल्डर्स टू लेट हिम नो द वर्ल्ड हैडंट एंडेड। अब बोलो, क्या तुम्हारे लिए भी बैटमैन अब सिर्फ एक सुपर हीरो नहीं, एक आइडिया बन चुका है? क्या जोकर की बातें तुम्हारे अंदर डर पैदा नहीं करती? कमेंट में जरूर बताना और मौर्य फ्लिक्स को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हम सिर्फ फिल्म नहीं दिखाते, हम फिल्में जीते हैं। IMDb रेटिंग्स: बैटमैन बिगिंस 8.2, द डार्क नाइट 9.0, द डार्क नाइट राइजेस 8.4, एक्शन, क्राइम, ड्रामा, साइकोलॉजिकल थ्रिलर, अवेलेबल ऑन नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, जियो सिनेमा इन हिंदी। नंबर 3, मॉन्स्टर एक एनीम है। जिंदगी में हर किसी को ये लगता है कि वो अच्छा इंसान है, पर क्या हो अगर आपके एक अच्छे फैसले की कीमत सैकड़ों मासूम लोगों की जान बन जाए। ये कहानी है ऐसे ही एक फैसले की जो एक डॉक्टर को मानवता से राक्षस तक की यात्रा पर ले जाती है। नाम है मॉन्स्टर। और भाई, ये कोई फैंटेसी एनीमे नहीं है, ये उस सच्चाई की बात करता है जो दुनिया की सबसे डार्क गली में छुपी होती है। डॉक्टर केंजो तेनमा जापान से जर्मनी आया एक टैलेंटेड न्यूरोसर्जन। उसकी जिंदगी का मकसद बस एक था, लोगों की जान बचाना। और एक दिन उसे 2 ऑप्शन मिलते हैं, एक ताकतवर रिच पॉलिटिशियन की जान बचाए या एक छोटे बच्चे की। तेनमा चुनता है इंसानियत, वो बच्चा, वो मासूम बच्चा जिसका नाम था जोहन। लेकिन यही वो गलती कर बैठता है, क्योंकि वो बच्चा मॉन्स्टर निकलता है, एक ऐसा मॉन्स्टर जो किसी को बेवजह नहीं मारता बल्कि उसे तर्क और मैनिपुलेशन के जरिए खुद मरवा देता है। अब तेनमा का मकसद बदल गया है, वो जिसने जिंदगी भर जाने बचाई अब उस एक जान को खत्म करना चाहता है। और भाई, ये कोई 2-3 सीजन वाली हॉफ बैक स्टोरी नहीं है, ये 74 एपिसोड्स की डिप्रेशन की डायरी है, जहां हर कैरेक्टर एक मॉरल डायलेमा से गुजरता है। हर एपिसोड एक मानव सोच की तह को उधेड़ता है। और जोहन, उसके बारे में जितना कहूँ उतना कम है। वो एक इंसान है जिसके सामने एल फ्रॉम डेथ नोट भी 2 बार सोचता। उसका चेहरा मासूम है,
उसकी आवाज नर्म है, लेकिन उसके हर कदम के पीछे कई कब्रें होती हैं। मॉन्स्टर का कोई फ्लैशी एनिमेशन नहीं है, कोई लेजर बीम वाला एक्शन नहीं है, बस गहराई है, सिलेंस है और एक इंसान का अपने ही बनाए मॉन्स्टर के पीछे भागते जाना। तेनमा कई बार पूछता है, क्या मैं गलत था? क्या मैंने सच में एक मॉन्स्टर को जन्म दिया? और फिर उसका जवाब हर बार बदलता है, क्योंकि हर मोड़ पर सच अलग निकलता है। भाई, अगर तुम्हें एनीमे पसंद है लेकिन तुम अब तक सिर्फ फाइट्स, पावर अप और चिल्लाने वाले शोज देख रहे थे, तो मॉन्स्टर तुम्हारी आंखें खोल देगा। ये एनीमे तुम्हारी सोच बदल देगा। एक सीन है जहाँ जोहन एक छोटे बच्चे से सिर्फ 2 मिनट बात करता है और वो बच्चा खुद को खत्म कर लेता है। नो फाइट, नो वायलेंस, बस शब्दों का प्रयोग। ये वही जोहन है जिसे आप डर से नहीं बल्कि कभी कभी इज्जत से देखने लगते हो, क्योंकि वो दुनिया के पाखंड को अच्छे से पहचानता है। और तेनमा, वो हर दिन हर कदम उसी एक सवाल के पीछे भाग रहा होता है, क्या मैं उसे मार पाऊंगा या मैं भी उसी जैसा बन जाऊंगा? फाइनल इम्पैक्टफुल लाइन, ठहराव और शांति के साथ। मॉन्स्टर कोई शो नहीं है, ये एक मानव मन का आईना है। और अगर तुमने इसे नहीं देखा तो भाई, तुमने अपनी खुद की सोचने की ताकत को एक बार भी टेस्ट नहीं किया। अब बताओ, क्या तुमने कभी किसी एनीमे को देख के 2 दिन तक चुप्पी साधी है? क्या तुम्हें भी तेनमा और जोहन की कहानी ने हिला दिया? कमेंट में जरूर लिखना और मौर्य फ्लिक्स को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम सिर्फ कंटेंट नहीं लाते, हम अंदर तक हिला देने वाले अनुभव लेकर आते हैं। IMDb रेटिंग 8.7 साइकोलॉजिकल थ्रिलर, क्राइम, मिस्ट्री। अवेलेबल ऑन नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, क्रंचीरोल इन हिंदी। नंबर 2, इंसेप्शन। सोचो जरा, अगर कोई तुम्हारे सपने में घुसकर तुम्हारे दिमाग से तुम्हारा आइडिया चुरा ले तो कैसा लगेगा? अब सोचो, वो इंसान सिर्फ चुराता नहीं बल्कि एक नया आइडिया इम्प्लांट भी कर दे। यस भाई, यही है इंसेप्शन। काम बट बिल्डिंग सस्पेंस। डॉम कॉब एक ऐसा चोर जो किसी के घर नहीं बल्कि उनके सपनों में चोरी करता है। उनका सबकॉन्शियस, उनका डीपेस्ट फियर, उनका सबसे छुपा हुआ सच सब निकाल कर बाहर लाता है जब वो सो रहे होते हैं। इंटेंस एंड ग्रिपिंग। लेकिन इस बार मिशन उल्टा है। उसे किसी का आइडिया चुराना नहीं बल्कि एक नया आइडिया बिठाना है। मिशन इंसेप्शन। टारगेट एक बड़ा बिजनेसमैन। चैलेंज, ये काम पहले कभी नहीं किया गया। और सबसे बड़ा खतरा उसका खुद का माइंड। स्लो, डीप इमोशनल टोन, क्योंकि इस बार वो किसी और के सपने में नहीं बल्कि अपने ही सपनों में उलझ जाता है, जहाँ उसकी बीवी का साया है, उसका पछतावा है और वो एक लाइन जो पूरी फिल्म की आत्मा है। यू मस्टंट बी अफ्रेड टू ड्रीम अ लिटिल बिगर डार्लिंग, बिल्ड अप विद वॉइस राइज। इंसेप्शन सिर्फ एक मूवी नहीं है, ये एक मल्टी लेयर्ड ड्रीम है। सपने के अंदर सपना, फिर उसके अंदर भी एक सपना, और फिर वो फेमस सीन जब वैन स्लो मोशन में पानी में गिर रही होती है, लेकिन उसी समय अंदर की दुनिया में फाइट चल रही होती है। अभी थोड़ा पर्सनल टच। भाई, मैंने पहली बार ये मूवी देखी थी तो मैं खुद से सवाल पूछने लगा, क्या मैं भी किसी और के सपने में जी रहा हूँ? क्या मेरी सोच असली है या किसी ने डाली है? थोड़ा तेज और सिनेमैटिक एक्शन सीन्स। आर यू किडिंग मी? वो रोटेटिंग हॉलवे फाइट जहाँ ग्रेविटी बदलती है, पर जोसेफ गॉर्डन लेविट का फेस नहीं, वो बिना VFX के किया गया था भाई। और फिर स्नो चेस, स्लो मोशन, जीरो ग्रेविटी। क्रिस्टोफर नोलन ने हर सीन को एक मैथमेटिक्स प्रॉब्लम की तरह डिजाइन किया है। सॉफ्टर, मिस्टीरियस टोन। और फिर आता है वो आखिरी सीन जिसने आज भी पूरे इंटरनेट को डिवाइड कर रखा है। वो टॉप घूम रहा होता है और हम सब पूछते हैं, क्या कॉब जागा या वो अभी भी सपने में है? जेंटली फिलोसोफिकल। इंसेप्शन सवाल नहीं देता, वो सवाल जगाता है और जवाब वो तुम्हें खुद ढूंढने देता है। इसलिए अगर तुमने अभी तक इंसेप्शन नहीं देखी है तो भाई, आप सिनेमा से प्यार नहीं करते। आउट्रो वॉइस, इमोशनली इंस्पायरिंग, क्योंकि इंसेप्शन वो फिल्म है जो तुम्हारे सोचने के तरीके को बदल देती है। ये फिल्म एक चैलेंज है। कैन यू ड्रीम डीपर? अब बताओ, क्या आपने इंसेप्शन देखी है? क्या आप भी उस टॉप वाले सीन में कंफ्यूज थे? और क्या नोलन सच में गॉड ऑफ माइंड बेंडिंग सिनेमा है? कमेंट में बताना जरूर। और मौर्य फ्लिक्स को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि भाई, मैं सिर्फ रिव्यू नहीं करता, मैं क्रांति लाता हूँ। अवेलेबल ऑन नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम वीडियो। IMDb 8.8। डायरेक्टर बाय क्रिस्टोफर नोलन। साई-फाई, थ्रिलर, माइंड बेंडिंग सिनेमा। नंबर 1 पर है एक ऐसी एनिमे जो दिल दहला देगी।
तो अब तैयार हो जाओ उस जंग के लिए जो तलवार से नहीं आत्मा से लड़ी जाती है, जहां दुश्मन सामने नहीं तुम्हारे अंदर छुपा होता है। नंबर 1 की पोजीशन पर बैठा है एक ऐसा एनीमे जो सिर्फ कहानी नहीं सुनाता बल्कि तुम्हारा पुनर्जन्म कर देता है। नाम है विनलैंड सागा। भाई कोई टिपिकल शोनन एनीमे नहीं है। इसमें ना फालतू की चिल्पो है, ना ही हर 2 मिनट में पावर अप वाला सीन। यहाँ है रियल स्ट्रगल, रियल इमोशंस और वो सब कुछ जो तुम्हें इंसान से वॉरियर बना सकता है। बिल्कुल नैरेटिव स्टोरी टेलिंग में थॉरफिन एक छोटा बच्चा जिसने अपनी आंखों के सामने अपने पिता को मरते देखा और फिर ठान लिया कि अब मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है बदला। थोड़ा गंभीर और मोटिवेशनल टोन, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसे ये समझ आता है कि बदला सिर्फ किसी को मारने से पूरा नहीं होता, कभी कभी खुद को मारना पड़ता है, अपनी नफरत को, अपनी लालसा को, अपने अंदर के राक्षस को। और अब वो इंसान जिसे मारना चाहता था उसी के साथ लड़ाइयाँ लड़ता है, मिशन पर जाता है और उसके हर एक शब्द को सुनता है। नाम है एस्केलाड, शायद एनीमे वर्ल्ड का सबसे ग्रे और इंटेलिजेंट कैरेक्टर। विनलैंड सागा का सीजन 2 तुम्हें एकदम शांत कर देगा। थॉरफिन अब तलवार नहीं उठाता, वो खेत जोतता है, मिट्टी में हाथ डालता है, वो खामोश है, टूटा हुआ है, लेकिन धीरे धीरे वापस बन रहा है। ये एनीमे पूछता है क्या एक वॉरियर वही है जो सबसे ज्यादा लोगों को मार सकता है या वो जो सबसे ज्यादा खुद को संभाल सकता है? क्या ताकत का मतलब है दूसरों को हराना या खुद की नफरत को हराना? एस्केलाड एक लाइन बोलता है, अ ट्रू वॉरियर डजंट नीड अ स्वॉर्ड, और यही पूरी विनलैंड सागा की आत्मा है। अब बात करते हैं इस एनिमे की डिटेल्स की। जॉनर हिस्टोरिकल ड्रामा और साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट। सीजन्स 2, टोटल एपिसोड 48। अवेलेबल है नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो और क्रंची रोल पर। IMDb रेटिंग को 8.8 और माई एनिमलिस्ट रेटिंग को 8.7। एनिमेशन विद स्टूडियो और मप्पा। भाई मतलब हर फ्रेम एक मूवी क्वालिटी का है। रेन, फायर, ब्लड, स्नो, सब कुछ इतने डिटेल में कि तुम भूल जाओगे ये एनीमे है या सिनेमा। सीजन 1 में जितनी लड़ाइयाँ, सीजन 2 में उतनी ही शांति, लेकिन उस शांति में भी जो तलखी है ना वो तुम्हारे अंदर तक बैठ जाएगी। जब मैंने विनलैंड सागा देखा तो भाई ऐसा लगा जैसे मैं थॉरफिन हूँ। मैं भी कभी किसी बात का बदला लेने में फंसा था, मैं भी नफरत से अपनी रातें जलाता था, लेकिन फिर समझ आया कि लड़ाई बाहर नहीं अपने अंदर लड़नी पड़ती है। विनलैंड वो जगह नहीं, वो स्टेट ऑफ माइंड है जहाँ न कोई जंग होती है न नफरत, बस शांति। और इसी वजह से मैंने विनलैंड सागा को रखा है नंबर 1 पर मौर्यफ्लिक्स की ग्रेटेस्ट कंटेंट ऑफ ऑल टाइम पार्ट 2 में। तो दोस्तों, आपने देखी है विनलैंड सागा या अब देखने का प्लान बना रहे हो? कमेंट में मुझे बताओ, क्या तुम भी थॉरफिन की तरह बदल सकते हो? और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और पार्ट 3 के लिए कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखो, रेडी, क्योंकि अगली बार हम फिर एक नई सिनेमा क्रांति लाने वाले हैं। तो दोस्तों, ये थे वो 10 कंटेंट जो मुझे लगता है कि अगर आपने जिंदगी में नहीं देखे तो शायद आपने कुछ मिस कर दिया। लेकिन ये सिर्फ मेरी लिस्ट नहीं है, ये एक फील है, एक एहसास है, और शायद आपके अंदर कुछ ऐसा जगा जाए जो आपको भी इंसान से बेहतर इंसान बना दे। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हो तो आप वाकई एक सच्चे मूवी लवर हो, और ऐसे लोगों को ही मौर्यफ्लिक्स जैसे प्लेटफॉर्म की जरूरत है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दो, क्योंकि आगे आने वाला कंटेंट और भी ज्यादा इंटेंस और पर्सनल होने वाला है। और हाँ, नीचे कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताना कि इस लिस्ट में से आपने कौन कौन से कंटेंट देख रखे हैं और कौन से आपके फेवरेट हैं। और अगर आपको लगता है कोई और कंटेंट होना चाहिए था इस लिस्ट में तो बताओ, मैं हर सजेशन पढ़ता हूँ। थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इमोशनल सिनेमाई यात्रा पर। तब तक के लिए धन्यवाद।